उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा बिहार में पार्टी के चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य जी, पीटीए वीडियो सेवा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जारी टक्कर में आरजेडी, कांग्रेस सहित विपक्ष बदलाव का दावा कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस का दावा हवाई है। जमीनी हकीकत कुछ और है और जमीनी हकीकत यही है कि फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी के जो 20 साल के शासन में यहाँ बहुत तीव्र विकास हुआ है, चाहे शहर हो चाहे गांव, इसके कारण से समर्थन हमारा बढ़ा है और फिर एक बार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और जंगल राज बिहार में अब वापस नहीं आएगा। और जंगल राज वापसी का मतलब है बिहार की बर्बादी की शुरुआत। तेजस्वी यादव राज्य में कानून व्यवस्था का विषय उठा रहे हैं, हाल की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं और आपके गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी के पास नैतिक अधिकार इस बात का नहीं है कि वह कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पक्षपात के बिना कार्रवाई होती है। जनता दल यू के प्रत्याशी होते हुए भी जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उनकी श्री अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी उसका निष्कर्ष होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये जंगल राज वालों की जब सरकार थी तो बड़े बड़े अपराध हो जाते थे। अपराधी मुख्यमंत्री आवास में आकर के अपना सुरक्षित ठिकाना बना लेते थे और बिहार में अपराध करना और अपराध करने के बाद मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के निवास ही अपराधियों के ठिकाना होते थे। इस समय ऐसा नहीं है। इस समय सुशासन है, इस समय कानून का राज है और कोई अगर गलत करता है तो बिना पक्षपात के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। इसी के कारण बिहार की जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। राहुल गांधी जी भी चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे, ट्रंप से डर रहे हैं, इस तरह के कई आरोप लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी अहंकार के आकाश में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। चाय बेच करके परिवार के जीवन यापन का प्रबंध होता था और वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं। यह बात श्री राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन जब अपमान भरे शब्दों का वो उपयोग करते हैं तो वह भूल जाते हैं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं और देश की जनता इसीलिए इनको सबक सिखाती है। अहंकार देश बर्दाश्त नहीं करता। मोदी जी का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का विरोध और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते श्री राहुल गांधी जी भारत माता के विरोध में आ गए, उनकी स्वर्गीय माता का विरोध किए और बिहार का जो सबसे बड़ा महापर्व है जिसे छठ मैया की, जिसमें पूजा होती है, व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, छठ मैया के पूजा को भी उन्होंने ड्रामा बताने का अपराध किया है और इसकी सजा बिहार की जनता कांग्रेस को भी, राष्ट्रीय जनता दल को भी, महागठबंधन को भी देने का काम कर रही है। और इसके कारण से उनको ये समझ में आ जाएगा कि विरोध लोकतंत्र में अधिकार है विपक्ष का, लेकिन विरोध में एक मर्यादा की सीमा रेखा होती है। श्री राहुल गांधी कभी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखे। उन्होंने अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग किया है कि उसकी गिनती बनाई जाएगी तो सैकड़ों की संख्या हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता श्री राहुल गांधी को रोकता नहीं और श्री राहुल गांधी अपने द्वारा जो अपशब्दों का वो प्रयोग करते हैं उसको वो बंद नहीं कर रहे हैं और इसी के कारण से कांग्रेस रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए ऊंचाई की ओर जा रहा है। चुनाव प्रचार में जब वो तालाब में मछली पकड़ने जाते हैं तब भी आप लोग उन पर निशाना साधते हैं। देखिए, वो नौटंकी करते हैं। वास्तविकता क्या है? वो गरीब का दर्द जानते हैं क्या? अगर जानते होते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, प्रधानमंत्री वो केवल दिखावा के लिए थे। वास्तविक रूप
से तो सरकार को चलाने का काम श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, यही सब लोग कर रहे थे। और उन्होंने 10 वर्षों में देश के लिए, देश के अलग अलग प्रदेशों के लिए, जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर भी कुछ नहीं किया। आज जब विकास के युग में बिहार सहित पूरा देश प्रवेश कर गया है और विकास के आगे अब विकसित बिहार, विकसित भारत और विकसित जो हमारे राज्य पिछड़े हैं वो विकसित होने के लिए अब उनके अंदर एक आग धधक रही है। वहां के वासियों के अंदर, वहां के युवाओं के अंदर, वहां के किसानों के अंदर, महिलाओं के अंदर, सबके अंदर एक आग है, धधक रही है कि हमको अब विकसित बनना है। बिहार के लोगों के अंदर एक ये उत्साह पैदा हुआ, विश्वास पैदा हुआ है। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी है तो निश्चित तौर से बिहार विकसित बनेगा और बिहार से गरीबी तो खत्म ही होगी, लेकिन बिहार के हर हाथ में काम होगा, हर हाथ में रोजगार होगा। जो जिस प्रकार की प्रतिभा रखेंगे उसको उस प्रकार का अवसर मिलेगा या लोगों को विश्वास होगा। प्रियंका गांधी जी भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, SIR का मुद्दा उठा रही हैं, आरोप लगा रही हैं वोट चोरी का। SIR के मुद्दे को कितना प्रभावी मानते हैं? देखिए, कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है, मैंने पहले ही कहा कि ये लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देख करके मतलब अंदर से बहुत इनको जलन हो रही है और इसलिए समय समय पर कभी पहले के आरोप लगाते थे, कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। अब क्या नया मुद्दा लेकर के आए हैं कि अब SIR यानी चुनाव आयोग के द्वारा एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ किया जा रहा है, जिस यज्ञ के माध्यम से कोई मतदाता अब इस धरती पे नहीं है, स्वर्गीय हो गया है, तो मतदाता सूची से उसका नाम हटना चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा। कोई मतदाता ऐसा है जिसका 2 स्थानों पे नाम है तो उसका 1 स्थान पर होना चाहिए। यह काम चुनाव आयोग कर रहा है। कोई युवा मतदाता है, हमारा 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, तो उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। और कोई घुसपैठिया मतदाता बन गया है, अब वो कांग्रेस की कृपा से, इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए दलों की कृपा से बन गया है, तो उनका तो फिल्टर होगा, वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, वो तो गृह मंत्रालय करेगा। लेकिन घुसपैठिया भारत की मतदाता सूची का हिस्सा नहीं हो सकता। घुसपैठिया भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता, मतदान नहीं कर सकता। और जो राशन खा रहा है, जो गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, जिसका संरक्षण करने के लिए श्री राहुल गांधी कहीं यात्रा निकालते हैं, कहीं हाइड्रोजन पंप फोड़ते हैं, कहीं भूकंप लाने की बात करते हैं, तो ये चाहे श्री राहुल गांधी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, ये दोनों का दोनों केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलतापूर्वक सरकार आगे बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है, गरीब का विकास हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, अब विश्व में भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, सामरिक महाशक्ति बन रहे हैं, हम हरित क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, श्वेत क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। यह इनको सहन नहीं हो रहा, चूंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं है। जनता सब जानती है, कोई भुला नहीं सकता है। जैसे बिहार के अंदर जंगल राज कोई नहीं भूला है, 20 साल पहले का है, लेकिन बिहार की जो छवि अभी भी देश में बनी हुई है, जो बिहार नहीं आया वो यही समझेगा कि श्री लालू यादव के समय जो बिहार का जंगल राज था वही अभी भी होगा। लेकिन जब कोई बिहार आ जाता है, यहाँ का विकास देख लेता है, यहाँ की सड़कें देख लेता है, यहाँ जो बिजली 24 घंटे आ रही है इसको देख लेता है, यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए कितना काम हो रहा है, कितनी पारदर्शी ढंग से भर्तियां हो रही हैं, कितना जैसे पटना के अंदर ही हमने मरीन ड्राइव जैसे स्थान यहाँ ऐसा निर्माण किया है, यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, रेलवे कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है, यहाँ का हवाई अड्डा, या बिहार के अंदर हवाई नेटवर्क भी बहुत मजबूत हुआ है, सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है, ये सब इनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए SIR का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी जैसे घिनौने शब्द हो, यह लोकतंत्र का परिहास करते हैं, मजाक उड़ाने का काम करते हैं। जनता ने वोट दे करके माननीय मोदी जी को देश की भागडोर सौंपी है और अभी 2047 तक ये गांधी खानदान के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि देश की जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की बात करती है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं 20 वर्ष तो यहाँ आपकी ही सरकार थी। नहीं, तो इसीलिए तो फिल्टरिंग हो रही है। अगर हमारी सरकार नहीं होती, एनडीए की सरकार नहीं होती, तो और यहाँ 2-4 करोड़ घुसपैठी आकर के अपना ठिकाना बना लेते। जहां एनडीए है वहां तो अब तो ये सारा काम शुरू हुआ है, SIR नहीं शुरू हो पता नहीं चलता था। अगर राजनीतिक दल, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है।
अगर विपक्ष तुष्टीकरण की घटिया राजनीति पर उतारू हो जाए और इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दे तो निश्चित तौर से उसका नुकसान प्रदेशों को होता है, देश को होता है, विशेष तौर से देशवासियों को, गरीबों को होता है। जो जरूरतमंद है, सरकार की योजना बनती है, उसका लाभ गरीबों को अमीर बनाने में लगना चाहिए, उसका लाभ घुसपैठिए उठा ले जाते हैं। तो इस सब पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके लिए जो इस देश के मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी घटिया राजनीति करने वाले वही जिम्मेदार है, चाहे वो वैसे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया और 20 महीने का समय मांगा है अपने वायदे पूरा करने के लिए। इससे बड़ा बिहार की जनता के साथ दूसरा कोई मजाक हो ही नहीं सकता। वर्तमान में बिहार सरकार का बजट 3,17,000 करोड़ का है और श्री तेजस्वी यादव के हिसाब से अगर हर परिवार को नौकरी देंगे वो तो लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां होती हैं और 2.5 करोड़ लोगों को अगर 30,000 रुपए महीने भी सैलरी दें तो 7.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाएंगे? पहले बजट बताओ। बिहार को मूर्ख समझते हैं क्या? जैसे उनके पिताजी ने घोटाला किया, घोटाले पर घोटाला किया, जैसे उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें लिखा लिया जिसका मुकदमा चल रहा है, वही श्री तेजस्वी यादव जी अब बिहार में हर घर से नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हर जीविका दीदी को 30,000 रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं। अनेक घोषणाएं किया है, जैसे कि फर्जी घोषणा करने में का विश्व रिकॉर्ड बना लिया और वो विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम जो कर लिया है उसमें से राहुल गांधी भी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस जो उनके गठबंधन की साथी है, अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, लेकिन हैसियत नहीं बची है तो उनके सामने डर जाते हैं और डर के कारण से पहले तो कहे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानेंगे ही नहीं, लेकिन जब श्री लालू यादव और उनके गुंडों ने कांग्रेसियों के कनपटी पे कट्टा लगाया तो मान गए। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि वो 18 नवंबर को शपथ ले रहे हैं और 2 महीने के भीतर ही सारे जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। सबसे पहले अपराधी तो उनके पिता हैं, दूसरे अपराधी वो स्वयं हैं। मतलब जब वो स्वयं अपराधी, उनके पिता अपराधी हैं और जब वो सत्ता में थे तो उस समय तो किसी अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, उनके पिता ने गिरफ्तार नहीं किया। उस समय तो बिहार को लूटने की, बिहार को कब्जा करने की, बिहार के लोगों की हत्या करने की, बिहार के लोगों का अपहरण करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से किसी को कौन रोक सकता है। वो कह रहे हैं हम 18 तारीख को शपथ लेंगे और हमें मालूम है कि इस जन्म में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने को उनको अवसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता कभी जंगल राज वापस नहीं चाहेगी। वो जंगल राज से बाहर निकल करके और विकास के युग में प्रवेश करना चाहते हैं लोग और परिवारवाद की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीति और सुशासन की राजनीति को लोग अब पसंद करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बयान आया, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात की, कहा हालांकि उनका निजी विचार है। देखिए, कांग्रेस ने अनेक बार प्रतिबंध लगाए लेकिन न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वह रोक पाए, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है जिसका एक ही काम है देश की सेवा और समाज की सेवा, और प्रतिबंध लगा करके भी नहीं रोक पाए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर है। आज देश के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी है, छात्रों के बीच में देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, श्रमिकों के बीच में देखिए भारतीय मजदूर संघ है, अगर किसानों के बीच में देखिए तो हमारा भारतीय किसान संघ है। तो ऐसे अनेकानेक संगठनों के माध्यम से समाज के बीच में काम हो रहा है और काम जो हम अच्छा देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, यह कांग्रेस को सहन नहीं होता, इसलिए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। प्रतिबंध तो सही अगर बात पूछो तो कांग्रेस पर लगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस देश का भला नहीं कर सकती। 100 साल हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के हुए इस समय हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस पर मुझे गर्व है और जो भारत भक्ति, जो समाज सेवा का भाव, जो निस्वार्थ भाव से हम लोगों के मन में है, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के मन में है, उसकी देन अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर के नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि इस प्रार्थना को वहां पर करने और कराने का अवसर नहीं पाते तो जो एक भाव जगह है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें,
तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं, जो ये भाव भरा हुआ है हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोगों में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण से भरा हुआ। प्रशांत किशोर जी की चुनौती को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में क्या जन सुराज पार्टी एक ताकत के रूप में उभर के आएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि जन सुराज पार्टी की कोई ताकत है, और जन सुराज पार्टी को बिहार के लोग स्वीकार कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी के मुखिया श्री प्रशांत किशोर जी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बनने बिहार के अंदर आए थे। उनको लगा कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर लिए, वैसे बिहार के लोगों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बिहार में राजनीति की बहुत गहराई है। लोकतंत्र की जननी भारत को इसी बिहार की धरती के कारण से कहा जाता है। बिहार एक ऐसी धरती है जहां से होने वाला कोई भी निर्णय वो पूरे देश को संदेश देने वाला होता है, और देश को संदेश जाने वाला है। 14 नवंबर को, 6 नवंबर को मतदान है, 11 को मतदान है, 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी। रिकॉर्ड विजय मिलेगी, ऐतिहासिक विजय मिलेगी। जितनी बड़ी विजय हम लोगों को 2010 में मिली थी, वैसी ही विजय में 2025 में भी लग रहा है कि मिलेगी। और स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और राज्यों के हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री जी, तमाम सब वरिष्ठ नेतागण इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और लोगों का भरपूर समर्थन एनडीए को मिल रहा है, और एनडीए बहुत बड़े नंबर के साथ जीतने भी जा रहा है। इसलिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जन सुराज माने एक नाम आया था बिहार की राजनीति के अंदर, और उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में अच्छा स्पेस बना लिया, लेकिन जनता के बीच में उनका कोई स्थान नहीं। आखिरी सवाल, कितनी सीटें एनडीए को? मुझे लगता है कि हमने कहा 2010 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एनडीए का 206 सीटों का रहा है, और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि अगर एनडीए 2010 का जो रिजल्ट था उसको दोहरावे, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साथ युवा भी है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ किसान भी हैं, हमारे साथ जो यहाँ का श्रमिक है, यहाँ का व्यवसायी है, यहाँ के सभी वर्गों के लोग, जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसका प्रभाव आम लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। उनको ये भरोसा है कि अगर दिल्ली से या पटना से बिहार की जनता के लिए कोई योजना बनेगी और उसका कोई भी लाभ उनको मिलना है, तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाते खोले गए, डीबीटी के माध्यम से सीधा पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में आएगा। लेकिन अगर श्री लालू यादव जी के बेटे श्री तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी यह जोड़ी को बिहार गलती से भी कोई अवसर दे दे, तो उनका फार्मूला तो पहले से तय है कि अगर हम 1 रुपया दिल्ली या पटना से भेजेंगे तो जिसके लिए भेजेंगे उसके पास 15 पैसा जाएगा, और 85 पैसा वह जो भेजेगा उसके पास वापस चला जाएगा। लेकिन इस पर ब्रेक लगने से बेईमान लोग नाखुश हैं, भ्रष्टाचारी नाखुश हैं। वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोसते रहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, इसलिए उनको जनता को लूटने का मौका नहीं मिल रहा। अब अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है वो गरीबों को नहीं मिलता, वह ब्लैकमेल कर लिया जाता और गरीब भूखे पेट सोने के लिए विवश हो जाता। अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो जो 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, अब उनके जीवन में एक तरह से नया युग आ गया है। वह आवास उनको मिलने की जगह केवल कागज में आवास मिलता, धरातल पे नहीं मिलता। जो यहाँ पे सड़कों का जाल फैला हुआ है, पहले यहाँ सड़कों का जाल नहीं था, यहाँ गड्ढे ही सड़क का मतलब होता था, गड्ढे। लेकिन आज एक्सप्रेस वे से लेकर के, नेशनल हाईवे से लेकर के, स्टेट हाईवे से लेकर के चमाचम सड़कें गांव-गांव तक को जोड़ने वाली बनी हुई है। लालू यादव जी की सरकार के समय बिहार में बिजली नहीं आती थी, आज बिजली जाती नहीं है। अंतर यह है कि उनके सरकार में बिजली आती नहीं थी और नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार में बिजली जाती नहीं है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, जन अपेक्षाओं
की कसौटी पर एनडीए की डबल इंजन की सरकार इतनी खरी उतरी है कि 20 साल नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार को हो गए और 11 साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार को हो गए, लेकिन कोई निगेटिविटी, जैसे कोई सरकार में होने के कारण जनता में नाराजगी होती है, पूरे बिहार में लोगों में नाराजगी नहीं, प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और 14 नवंबर के बाद फिर बहुत अच्छा काम होगा। बिहार में औद्योगिक क्रांति आएगी, विकास का एक नया युग शुरू होगा और बिहार विकसित बनेगा। इस भरोसे के साथ एनडीए के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को लोग जिता रहे हैं और सबसे अपील भी कर रहे हैं सुशासन के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अर्थात एनडीए को अपना आशीर्वाद दें, समर्थन दें और बड़े बड़े अंतर से जितावें। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, उनकी जमानत जब्त करावें, उनको बतावें कि आपराधिक राजनीति के लिए बिहार सहित देश में कोई स्थान नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति का जातीकरण करने वाले, राजनीति का परिवारीकरण करने वाले, अब उनका भविष्य राजनीति के अंदर समाप्त हो गया। सच्चे भाव से अगर समाज की सेवा करेंगे तो समर्थन मिलेगा, अगर समाज का शोषण करेंगे तो सजा मिलेगी। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।